अगर उस रात ऑपरेशन महादेव फेल हो जाता तो अगली सुबह कश्मीर की सड़कों पर सिर्फ खून और चीखें दिखाई देती। 1990 का दशक कश्मीर की वादियां बर्फ से ढकी हुई थीं, लेकिन घाटी के अंदर हालात आग की तरह जल रहे थे। हर रात गोलियों की आवाज गूंजती, हर सुबह किसी नए हमले की खबर आती और लोगों को समझ ही नहीं आता था कि दुश्मन आखिर छिपा कहाँ है। लेकिन तभी भारतीय सेना और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने शुरू किया एक ऐसा गुप्त मिशन जिसका नाम था ऑपरेशन महादेव। 1990 का दशक एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये मिशन असफल हो जाता तो कश्मीर में सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि एक ऐसा खूनी नेटवर्क खड़ा हो जाता जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता। उस समय घाटी में कई आतंकी संगठन सक्रिय थे, सीमा पार से हथियार आ रहे थे, स्थानीय युवाओं की भर्ती हो रही थी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दुश्मन दिखाई नहीं देता था। वो आम लोगों के बीच छिपा था, कभी दुकानदार बनकर, कभी टैक्सी ड्राइवर बनकर और कभी कभी सरकारी दफ्तरों तक में। लेकिन फिर एक रात श्रीनगर के पास सेना की एक यूनिट को एक अजीब सूचना मिली। एक गांव में रहने वाला एक साधारण आदमी हर शुक्रवार अचानक गायब हो जाता था और सोमवार सुबह वापस लौट आता था। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सेना की इंटेलिजेंस यूनिट ने उसकी गतिविधियां ट्रैक करनी शुरू की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वो आदमी अकेला नहीं था, उसके संपर्क सीमा पार बैठे कुछ बेहद खतरनाक लोगों से थे। और उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि घाटी के अंदर एक ऐसा गुप्त नेटवर्क तैयार किया जा रहा था जो एक साथ कई बड़े हमले करने वाला था। टारगेट कौन थे? आर्मी कैंप, सरकारी इमारतें और भीड़ भाड़ वाले इलाके। अगर ये हमला सफल हो जाता तो सैकड़ों नागरिकों की जान जा सकती थी। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन महादेव। इस मिशन में सेना के स्पेशल यूनिट्स, आरडब्ल्यू के फील्ड एजेंट्स और कुछ बेहद चुनिंदा स्थानीय मुखबिर शामिल किए गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी विश्वास, क्योंकि उस दौर में घाटी में कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करता था। हर सूचना शक के घेरे में होती थी, हर चेहरा संदिग्ध लगता था और दुश्मन इतना चालाक था कि भारतीय एजेंसियों के हर कदम पर नजर रख रहा था। कहा जाता है कि ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में एक आरडब्ल्यू एजेंट ने महीनों तक अपनी पहचान छिपाकर घाटी के अंदर एक स्थानीय व्यापारी बनकर काम किया। दिन में वो लोगों के बीच रहता, चाय पीता, बातें करता और रात में गुप्त संदेश सेना तक पहुंचाता। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। ये सिर्फ कुछ आतंकियों का समूह नहीं था, ये एक संगठित नेटवर्क था जिसके पास विदेशी हथियार थे, गुप्त ठिकाने थे और घाटी के अंदर कई स्लीपर सेल मौजूद थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मिशन को खतरे में डाल दिया। सेना की एक पेट्रोलिंग टीम पर अचानक हमला हुआ। हमला इतना सटीक था कि साफ लग रहा था किसी ने अंदर की जानकारी लीक की है। अब सवाल था, लीक कहां से हुई? क्या नेटवर्क इतना गहरा था कि सुरक्षा एजेंसियों के अंदर भी कोई उनका आदमी मौजूद था? इस शक ने पूरे ऑपरेशन को और खतरनाक बना दिया। अब मिशन सिर्फ आतंकियों को ढूंढने का नहीं था, बल्कि गद्दारों को पहचानने का भी था। उसी दौरान रॉ को एक और बेहद खुफिया जानकारी मिली। घाटी के अंदर कहीं एक बड़ा हथियार भंडार छिपाया गया था। AK-47, ग्रेनेड, RDX और बड़ी मात्रा में गोला बारूद। अगर ये हथियार सही लोगों तक पहुंच जाते तो आने वाले महीनों में घाटी पूरी तरह युद्ध क्षेत्र बन सकती थी। लेकिन उस हथियार भंडार की लोकेशन किसी को नहीं पता थी। फिर एक रात एक मुखबिर ने सेना को सूचना दी। उसने कहा, अगर देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। सूचना के मुताबिक हथियारों का जखीरा एक पुराने लकड़ी के गोदाम के नीचे छिपाया गया था। लेकिन समस्या ये थी, वो इलाका आतंकियों के मजबूत कब्जे में था और वहां जाने का मतलब था सीधे मौत के मुंह में जाना। फिर भी मिशन रोकना संभव नहीं था। आधी रात के बाद भारतीय सेना की एक छोटी टीम चुपचाप आगे बढ़ी। बर्फ गिर रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और पूरी घाटी अंधेरे में डूबी हुई थी, क्योंकि दुश्मन सिर्फ सामने नहीं, छतों पर, खिड़कियों के पीछे और शायद भीड़ में भी मौजूद था। जैसे जैसे टीम गोदाम के करीब पहुंची, रेडियो पर अचानक आवाज आई, हमारी लोकेशन लीक हो चुकी है। कुछ सेकंड बाद चारों तरफ गोलियां चलने लगी। अंधेरे में चीखें गूंजने लगी। गोलियों की आवाज बर्फीली पहाड़ियों से टकराकर लौट रही थी। सेना की टीम चारों तरफ से घिर चुकी थी, लेकिन पीछे हटना अब संभव नहीं था, क्योंकि अगर उस रात मिशन असफल हो जाता तो अगली सुबह घाटी में कई जगह विस्फोट हो सकते थे। कहा जाता है कि उस मुठभेड़ में भारतीय सेना के कुछ जवान गंभीर रूप से घायल हुए
लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। घंटों चली गोलीबारी के बाद आखिरकार सेना गोदाम तक पहुंचने में सफल हुई और जब जमीन के नीचे छिपा तहखाना खोला गया तो वहां जो मिला उसने सभी को हिला दिया। इतने हथियार, इतना विस्फोटक कि उससे पूरे शहर में तबाही मचाई जा सकती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली मास्टरमाइंड अभी भी फरार था। वो आदमी जो घाटी के अंदर पूरे नेटवर्क को चला रहा था अब भी कहीं छिपा हुआ था। और सबसे डरावनी बात, उसे भारतीय ऑपरेशन की हर जानकारी पहले से मिल रही थी। फिर शुरू हुई ऑपरेशन महादेव की सबसे खतरनाक खोज। फोन रिकॉर्ड्स, गुप्त संदेश, सीमा पार से आने वाले कोडेड सिग्नल, सबको जोड़ने के बाद एक ऐसा नाम सामने आया जिस पर किसी को शक नहीं था। वो एक आम इंसान की तरह रहता था। लोग उसे रोज देखते थे, उससे बातें करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे वही पूरे नेटवर्क की डोर संभाल रहा था। कहा जाता है कि अंतिम ऑपरेशन से पहले सेना और RAW अधिकारियों के बीच कई घंटों तक बैठक चली, क्योंकि अगर इस बार भी सूचना लीक हुई तो मिशन पूरी तरह खत्म हो सकता था। फिर फैसला लिया गया, इस बार जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित रहेगी जो सीधे ऑपरेशन में शामिल होंगे। और आखिरकार वो रात आ गई। घाटी में सन्नाटा था। सेना की टीमें अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ रही थी। रेडियो लगभग बंद थे। हर आदमी को सिर्फ उतनी ही जानकारी दी गई थी जितनी जरूरी थी। टारगेट एक पुराना मकान था, बाहर से बिल्कुल सामान्य, लेकिन अंदर कश्मीर के सबसे खतरनाक नेटवर्क का दिमाग छिपा बैठा था। दरवाजा तोड़ा गया। कुछ सेकंड के लिए सब शांत रहा। फिर अचानक गोलियां चलने लगी। कमरे के अंदर धुआं भर गया। चीखें, धमाके और अंधेरे के बीच एक आखिरी मुकाबला शुरू हो चुका था। जब सुबह हुई तो घाटी की हवा पहले जैसी नहीं थी। ऑपरेशन महादेव ने उस नेटवर्क को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से हजारों जिंदगियां खतरे में थी। लेकिन इस मिशन की पूरी सच्चाई आज भी आधिकारिक तौर पर कभी सामने नहीं आई। कई फाइलें अब भी बंद हैं, कई नाम आज भी छिपे हुए हैं, और शायद कई सवालों के जवाब हमेशा अंधेरे में ही रहेंगे, क्योंकि जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ खामोशी में लड़ी जाती हैं।